गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज हमारी फाइनली इनकम टैक्स की लास्ट अमेंडमेंट क्लास में यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ सर। अच्छा, इधर सुना ध्यान से। अब आज की क्लास जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा भी था कि 11 अमेंडमेंट क्लास जो है वो सबके लिए होंगी। बट जो हमारी 12वीं अमेंडमेंट क्लास होगी ना, ओनली फॉर सीएस प्रोफेशनल की फैमिली, और जो सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे अगर थोड़े बहुत होंगे तो उनको भी ये देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके एग्जाम में भी इंटरनेशनल टैक्सेशन था, बट न्यू सिलेबस के एग्जाम में एग्जीक्यूटिव में वो नहीं था। इसलिए एग्जीक्यूटिव अगर न्यू सिलेबस वाला बच्चा होगा उसको नहीं देखनी। एक तो प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट उनको देखनी है, और अगर एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे होंगे उनको ये अमेंडमेंट क्लास देखनी है। ठीक है। अब प्रोफेशनल वाले बच्चे कहते हैं सर, तो क्या फिर हमें इनकम टैक्स की 12 अमेंडमेंट क्लास देखनी है? यस सर, आपके एग्जाम में 12 की 12 अमेंडमेंट क्लास एप्लीकेबल है। सिंगल अमेंडमेंट भी छोड़ के मत जाना। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, इस बार इनकम टैक्स के सिंगल सिंगल क्वेश्चन में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो सारी के सारे मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। अप्रैल के महीने में मैं कुछ इनकम टैक्स के प्रोफेशनल के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे ना, उसकी रिवीजन मैं कराऊंगा। ठीक है। बच्चा कह रहा है सर, जैसे आपने स्टूडेंट दरबार लिए थे तो क्या वैसे अब दोबारा से लेने स्टार्ट करोगे? यस। मैंने एग्जीक्यूटिव वालों से भी कमिटमेंट की है कि उनकी रिवीजन इनकम टैक्स की मैं कराऊंगा। मैं आपसे भी कमिटमेंट कर रहा हूं कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना प्रोफेशनल के इनकम टैक्स के, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसकी मैं रिवीजन यूट्यूब पे करवा दूंगा। ठीक है जी। बट उससे पहले आपने इनकम टैक्स पहले सही ढंग से पढ़ा हो, आपके प्रोविजन क्लियर हो, तभी रिवीजन समझ में आएगी और तभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे होंगे। उसको हम स्टार्ट कर देंगे अप्रैल से। ठीक है। और 26 तारीख से हमारी जीएसटी के अमेंडमेंट क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। 4 या 5 अमेंडमेंट क्लास होंगी। जीएसटी में ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। जिन्होंने दिसंबर तक जीएसटी पढ़ा है ये लगा लो, उसके बाद ना बहुत थोड़ी सी अमेंडमेंट है, तो जीएसटी के अंदर ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। मेजर अमेंडमेंट आपकी इनकम टैक्स में है, जो आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। जीएसटी में 4-5 अमेंडमेंट क्लास जो होंगी वो 26 तारीख से लेके 31 तारीख तक आपकी जीएसटी की सारी अमेंडमेंट जो होंगी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, कोई टेंशन तो नहीं है? बच्चा कह रहा है सर थैंक यू सो मच। अब थैंक यू मुझे मत बोलो, जब एग्जाम क्लियर होंगे ना फिर मुझे थैंक यू बोलना। उससे पहले थैंक यू मत बोलो। पहले तैयारी करो, अच्छे से एफर्ट्स लगाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि हमारे एग्जाम क्लियर होने चाहिए। इस बात ध्यान रखना। ठीक है। चलो जी, इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं आपके अमेंडमेंट की बात करता हूं ना, तो जो आपके पास अमेंडमेंट नोट्स होंगे उसमें ये वाले अमेंडमेंट्स कवर नहीं होंगे जो मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ये जितनी भी आपकी थोड़ी थोड़ी एडिशनल अमेंडमेंट है ना, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल वाला बच्चा इसको डाउनलोड करेगा, एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाला डाउनलोड करेगा। जो सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस वाला बच्चा होगा या सीए वाला बच्चा होगा, उसके अमेंडमेंट किसी काम की नहीं है। उसके अलावा ना ये अमेंडमेंट तो हमें करनी है। और जो आपके इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट इशू की है, अगर आपने वो खोल के देखा हो, उसमें इनकम टैक्स में ना 2 अमेंडमेंट दी हैं। ये दोनों अमेंडमेंट भी जो होंगी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। बच्चा कह रहे हैं सर, बट आपने तो 11 अमेंडमेंट क्लास लगा दी है, वो सारी की सारी फाइनेंस एक्ट 2020 की थी। और फाइनेंस एक्ट 2020 इंस्टीट्यूट ने अपने सप्लीमेंट में नहीं डाला, उन्होंने मॉड्यूल में ही ऐड कर दिया, हमने अलग से कर लिया। बात एक ही है। बट 2 नोटिफिकेशन हैं उन्होंने सप्लीमेंट में डाली हैं, उसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इनको कंप्लीट करने के बाद ना फाइनली आज हमारी सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी इनकम टैक्स की। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लोरी, सबसे पहली अमेंडमेंट जो है ना, सबसे पहली अमेंडमेंट जो है दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इस चैप्टर के अंदर है। अब याद करो सर, जब हमने क्लास में वाला चैप्टर किया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इस चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि आपके 2 सेक्शन कवर होंगे। एक तो सेक्शन नंबर 90 कवर होगा और एक 91 कवर होगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अच्छा, मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी मुझे बताएगा सेक्शन 90 एप्लीकेबल कब होता है? 90 एप्लीकेबल तब होता है अगर हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट होगा। उस केस में डबल टैक्स अवॉइड कैसे करेंगे, वो सारी बातें 90 में आती हैं। और जिन कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं है वहां बेनिफिट कैसे मिलेगा, वो सारी बातें 91 में आती हैं। अब एक बच्चा कहता है सर, डबल टैक्स एग्रीमेंट तो गवर्नमेंट इसलिए करती थी ना ताकि एक इनकम पे 2 बार टैक्स ना लगे। मैं कहा बिल्कुल सही बात है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करने का रीजन ही क्या था कि सिंगल इनकम जो है उस पर डबल टैक्स चार्ज ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ये एग्रीमेंट करती थी। अब बच्चा कह रहे हैं सर, तो फिर इस चैप्टर में अमेंडमेंट क्या आई है? अमेंडमेंट बहुत छोटी सी आई है। उस अमेंडमेंट का पहले लॉजिक समझना, फिर अमेंडमेंट क्यों लेकर आए उसकी सारी बातें हम यहाँ पे दिखाएंगे। और आपको दिखाऊंगा अमेंडमेंट सिर्फ 2 लाइनों की है, बाकी सारा चैप्टर सेम है। अब वो अमेंडमेंट सुनना ध्यान से, आई क्यों थी सर? अमेंडमेंट क्यों आई थी? क्योंकि जब सारी के आज इंडिया के अप्रोक्सीमेट 100 कंट्री के साथ एग्रीमेंट है। आज इंडिया के जैसे पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेट 296 कंट्री हैं या उससे ज्यादा कंट्री होंगी। आज इंडिया के 100 कंट्री के साथ एग्रीमेंट है और बाकी किसी भी कंट्री से एग्रीमेंट नहीं है।
अब जिन 100 कंट्री के साथ इंडिया के एग्रीमेंट है ना, वो एग्रीमेंट इंडिया ने क्यों किए? कि ताकि अगर डबल टैक्स लग रहा है उस डबल टैक्स को अवॉइड कर सकें, इसलिए गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए। बट होता क्या था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से ना, डबल टैक्सेशन तो अवॉइड हो रहे थे बट डबल नॉन टैक्सेशन भी हो रहा था। बच्चा कह रहे मतलब सर, मैंने क्या बोला कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से डबल टैक्सेशन तो अवॉइड हो रहा था, डबल नॉन टैक्सेशन भी हो रहा था। डबल नॉन टैक्सेशन का मतलब क्या है कि इनकम किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगी। कुछ केस में ऐसा भी था, क्योंकि आज इंडिया के कई ऐसी कंट्री से एग्रीमेंट हैं जो ये बात बोलते थे कि ये इनकम यहां टैक्सेबल नहीं होगी, बाहर टैक्सेबल होगी, इंडिया में नहीं होगी। अब सोच के बोला, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, बाहर टैक्सेबल होगी, उस कंट्री में टैक्स ही नहीं है, उस कंट्री में मान लो टैक्स ही नहीं है, अब वो इनकम वहां भी नॉन टैक्सेबल, यहां भी नॉन टैक्सेबल। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्या रही थी कि डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा था। अब गवर्नमेंट ये बात कहती, भैया डीटी डबल ए का बेनिफिट हमको देना है कि ताकि डबल टैक्स ना हो, बट अगर सिंगल कंट्री में भी टैक्सेबल नहीं होगा फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो हुआ क्या, एक ना आपका मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी जब आप सीएस बन जाओगे, उसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम करोगे ना, तब ये सारी बातें समझ में आएंगी। सिर्फ अभी एक बार सुन लेना। एक आपका मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एमएलआई, जिसको हम एमएलआई बोलते हैं। आज अगर इंडिया के 100 कंट्री के साथ एग्रीमेंट है और अगर 100 एग्रीमेंट में चेंज करना पड़ जाए तो सोच के बोला कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, सारे के सारे एग्रीमेंट चेंज करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा मत करो, एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर तुम्हें सारे डीटीडब्ल्यू में चेंज करना है ना तो वो चेंज को तुम उसमें लिख दो, ऑटोमेटिकली सारे डीटीडब्ल्यू में चेंज हो जाएगा। तो सारी की सारी कंट्री ने डिसाइड किया, इवन इंडिया ने नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्री को ये प्रॉब्लम आ रही थी उन सब कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया डीटीडब्ल्यू से ये जो डिसएडवांटेज को हमें खत्म करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम डीटीडब्ल्यू क्यों लेकर आए, ताकि डबल टैक्स ना लगे। बट यहां तो हो क्या रहा है, नॉन टैक्सेशन हो रही है, मतलब ना तो वो वहां टैक्स पे कर रहा ना वो यहां टैक्स पे कर रहा। उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एमएलआई के थ्रू, मतलब एमएलआई के थ्रू एक चेंज कर दिया सभी डीटीडब्ल्यू में कि हम डबल नॉन टैक्सेशन को प्रिवेंट करेंगे। अगर ऐसा होगा तो उस केस में डीटीडब्ल्यू जो होंगे एप्लीकेबल नहीं होंगे। डीटीडब्ल्यू सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल होंगे जहां डबल टैक्स लगेगा, उसको अवॉइड करने के लिए। मतलब जहां नॉन टैक्सेशन होगी ना उस केस में हम इस प्रोविजन को एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम में निकल के आना स्टार्ट हुई कि मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सारे डीटीडब्ल्यू में तो चेंज हो गया बट सेक्शन 90 में चेंज नहीं किया। और अगर सेक्शन 90 में चेंज नहीं किया तो लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट किया कि सेक्शन 90 में चेंज नहीं हुआ तो हम 90 को ही फॉलो करेंगे, मतलब आज भी डबल नॉन टैक्सेशन को ही फॉलो करेंगे, हम किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करेंगे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2020 में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने सेक्शन 90 के जो आपका सब सेक्शन 1 है उसके क्लोज नंबर बी में ना एक चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, देखो जी जो ग्रीन वाली लाइनें हैं ना वो सारी की सारी नई आई हैं, सारी की सारी नई लाइनें आई हैं। एक बार पढ़ना, देखो क्या लिखा है, याद करो मैंने कहा था नहीं, एक कंट्री दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट करती है, उसका रीजन क्या था, एक तो फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, एक तो ये था, और फिर सेकंड क्या था, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स, ताकि डबल टैक्स ना लगे इसलिए हमने डीटीडब्ल्यू बनाई है। बट उन्होंने क्या लिख दिया, आप देखना ध्यान से, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्स ऑफ इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट अंडर द कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन द फोर्स इन दैट कंट्री और द स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस में बी। पहले लॉ यहां तक था, एक बार अपनी बुक में चेक कर लेना। अब नई लाइनें कौन सी ऐड हुई हैं, वो कह रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस टैक्सेशन। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट देंगे बट डबल टैक्स से अवॉइड करने के लिए देंगे। अगर इसकी वजह से दोनों ही कंट्री में नॉन टैक्सेशन हो रही है या रिड्यूस टैक्सेशन हो रही है, उस केस में यह बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बच्चा कहता है सर क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता था? सर बिल्कुल होता था। लोग टेरिटरी शॉपिंग करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके एग्रीमेंट करते थे, काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली होती थी। ये सारी की सारी बातें, जब आप ऑफिस जाओगे तो सारी बातें आपको तब वहां पता लगेंगी, ठीक है। बट इतनी बात ध्यान देना, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती थी जिसको यूज करके लोग क्या करते थे, नॉन टैक्सेशन करते थे और डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट ले लेते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा जब क्लेश ही खत्म करो, अगर डबल टैक्स होगा तो ये बेनिफिट मिलेगा, अगर नॉन टैक्सेशन होगा या रिड्यूस टैक्सेशन होगा ना उस केस में ये प्रोविजन हम एप्लीकेबल ही नहीं करेंगे। तो देखो मैंने अब क्या लिख दिया जी,
अमेंडमेंट का रीजन मैंने क्या लिखा, टू प्रिवेंट द डबल नॉन टैक्सेशन, मतलब डबल नॉन टैक्सेशन को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 90 में ये अमेंडमेंट आई है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने नोट्स में पहले पढ़ा या जो बुक आपका अगर फाइनेंस एक्ट 19 की होगी ना, उसमें सिर्फ ये चेंज कर लेना कि जो क्लोज नंबर बी है उसमें ये 3-4 लाइनें जो नई ऐड हुई हैं ये आपको नई ऐड करनी है। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर क्रक्स बताओ, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि यार डबल टैक्स का बेनिफिट, मतलब डीटी डबल का बेनिफिट हम सिर्फ डबल टैक्स को अवॉइड करने में करेंगे, अगर उसकी वजह से डबल नॉन टैक्सेशन हो रही है या रिड्यूस टैक्सेशन हो रही है उस केस में वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। और देखो मैंने साइड में लिखा भी है कि एमएलआई जो होता है वो चेंजेस करता है डीटीडबलए में, एमएलआई ऑलरेडी चेंज बट नो चेंजेस इन डीटीडबलए और नाउ डीटीडबलए आल्सो चेंज, मतलब एमएलआई ने क्या किया था कि सारे डीटीडबलए में चेंज तो कर दिया था बट वहां चेंज कर दिया, 90 में चेंज नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया 90 में भी चेंज कर दिया। तो सिंपल सी बात अब ये निकल के आ रही है कि भैया अब कोई भी अगर डबल नॉन टैक्सेशन की बातें होंगी या रिड्यूस टैक्सेशन की बातें होंगी अब यहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो जो लोग बेनिफिट ले जाते थे उनके बेनिफिट गवर्नमेंट ने छीन लिए, गवर्नमेंट ने बोला डबल टैक्स है तो बताओ, हाँ अगर डबल नॉन टैक्सेशन करने की कोशिश करोगे अब वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे लो ला चुके हैं। ठीक है, तो ये पहली अमेंडमेंट आई है जी डीटीडबलए के अंदर, बाकी सारा का सारा चैप्टर सेम है, 91 बिल्कुल सेम है और जो सेक्शन 90 था वो भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये 3-4 लाइनें आपकी नई ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चेंज आया है वो आया है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 92 सीबी, ये है ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में। याद करो एक चैप्टर आपका था जी ट्रांसफर प्राइसिंग, सर ये चेंज भी बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, रीजन बिंग क्योंकि जो ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं ना उससे रिलेटेड ना तो अभी ये कोई रूल्स लेकर आए हैं और ना ही उससे रिलेटेड कभी कोई नोटिफिकेशन लेके आए हैं, बट इन्होंने एक पावर रख दी है, उस पावर को यूज कब करेंगे वो भी खुद नहीं पता। ठीक है, तो मैं अमेंडमेंट इसलिए कह रहा हूं कि एक पावर आ चुकी है, उस पावर से रिलेटेड कोई भी रूल्स प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं आए हैं, गवर्नमेंट ने इशू भी नहीं किए और ना ही कोई नोटिफिकेशन इशू की है, बट वो पावर है क्या वो सुनना ध्यान से। सर एक बात मुझे बताओ, सेक्शन नंबर 92 सीबी किसका था, याद करो सर सेक्शन नंबर 92 सीबी किसका था, सेफ हार्बर रूल, अगर आपको ध्यान आता हो मैंने क्लास में समझाया था सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है, किनारा, हार्बर का मतलब क्या था किनारा, मैंने कहा था याद करो कुछ ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ऐसी नोटिफाइड करेगी कि जिसको हम किनारे पर बिठा देंगे, किनारे पर बिठाने का मतलब क्या होता है कि उस केस में हम तुम्हारी एएलपी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, जो प्राइस तुमने हमें दिखाया होगा ना उसके बेस पे ही तुम्हारी वैल्यू निकाल देंगे, ये सारी बातें 92 सीबी के अंदर मैंने आपको बताई थी। अब मुझे नहीं पता जी कितने बच्चों को ट्रांसफर प्राइसिंग ध्यान आता होगा, कई नालायक बच्चे होंगे जिन्होंने टीपी रिवाइज ही नहीं किया होगा। और याद करो टीपी के अंदर मैंने क्या कहा था सर, टीपी के अंदर मैंने कहा था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं, उसके बेस पे ही कैलकुलेशन करते हैं, एफएमई को हम नाम क्या देते हैं, आर्म लेंथ प्राइस, अगर आपको ध्यान आता हो। और मैंने कहा था कुछ ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ऐसी नोटिफाइड करेगी कि जहां पे ना आपको एएलपी कैलकुलेट नहीं करनी, मतलब जो प्राइस आपने दिखाया होगा उसी को एएलपी बना के हम कैलकुलेशन कर देंगे, दैट इज 92 सीबी सेफ हार्बर रूल। अब गवर्नमेंट ने क्या किया उस सेक्शन में ना ये 2 लाइनें लिख दी हैं, और 2 लाइनें क्या लिख दी याद करो सर, रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में एक सेक्शन 9 होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में एग्जीक्यूटिव का ध्यान लगाओ जी, रेजिडेंशियल स्टेटस में एक सेक्शन 9 होता है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो सेक्शन 9 किसका होता है, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। उसमें पहला पॉइंट ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने इनकम बाहर कमाई है उसका कनेक्शन अगर इंडिया से होगा तो उस इनकम को इंडिया में कमाया गया मान लेंगे और वो इनकम जो होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, अगर आपको ध्यान आता हो ये बात 9 सेक्शन नंबर 9 के अंदर लिखी हुई थी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक एनआर है, मान लो एक नॉन रेजिडेंट है, उसका कुछ बिजनेस ऑपरेशन इंडिया से बाहर है और कुछ बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में है। अब जो बिजनेस ऑपरेशन अगर इंडिया में होगा तो क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी, यस होगी, और जो ऑपरेशन इंडिया से बाहर होगा उसकी इनकम जो होगी उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, रीजन बिंग वो क्या है, एनआर है। अब अगर जो बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में है वो इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल तो है, बट उस इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उस इनकम को कैसे निकालेंगे, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के लॉ में 92 सीबी में एक लाइन ऐड कर दी, इन्होंने कहा जी अब अगर कोई सेक्शन 9 में कवर है
और उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, तो उस इनकम को निकालने का तरीका क्या होगा, उसमें एएलपी कैसे निकालेंगे, किस वैल्यू के बेस पे टैक्सेशन करेंगे, वो सारी बातें हम सेफ हार्बर रूल के अंदर आपको बता सकते हैं। तो बस इतनी बात ध्यान देना कि अब सेफ हार्बर रूल, जो लोग सेक्शन 9 में कवर होते हैं, जिसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है। ये 92 सीबी में एक पावर गवर्नमेंट को दे दी गई है। बच्चा कहता है सर क्या वो अभी तक गवर्नमेंट ने फ्रेम कर दी? आंसर इज नो। मैंने क्या बोला कि जो इस बार अमेंडमेंट आई है ये वाली, ये अमेंडमेंट अभी हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कोई भी रूल्स नहीं बनाए हैं। ये बात ध्यान देना, ठीक है। आपको मैं एक बार रीड करवा देता हूं, रीड करना जी। देखो ये क्या लिखा है, इन द सेक्शन 92 सीबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर सब सेक्शन 1 द फॉलोइंग सब सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूट, नेमली द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम रेफर टू इन क्लोज 1 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 9, वही आ गया ना, इनकम डीम टू बी राइज इन इंडिया, और आर्म लेंथ प्राइस अंडर सेक्शन 92 सी और 92 सी ए शैल बी सब्जेक्ट टू सेफ हार्बर रूल। ठीक है, मतलब जो आपकी वैल्यू निकालेंगे वो सेफ हार्बर रूल के बेस पे भी निकाल सकते हैं। अब उसके रूल्स क्या होंगे, गवर्नमेंट ने भी प्रिस्क्राइब नहीं किए। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है। एक एनआर है, उसके कुछ ऑपरेशन इंडिया में है, कुछ ऑपरेशन बाहर हैं। जो बाहर हैं वो नॉन टैक्सेबल हैं, जो इंडिया में वो टैक्सेबल हैं। तो नाउ पावर टू कवर अंडर सेफ हार्बर रूल, मतलब अब ये पावर दे दी गई है कि उसकी इनकम किस तरह से कैलकुलेट होगी वो सेफ हार्बर रूल के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, बट एग्जाम के लिए नोट रेलिवेंट है, आप स्किप भी कर सकते हो, बट इतना पता हो कि हाँ भाई ये अमेंडमेंट आई है। ठीक है, उसके बाद जी एक अमेंडमेंट इससे रिलेटेड ही ना, इससे रिलेटेड ही सेक्शन नंबर 92 सीसी के अंदर आई है। एक बच्चा कह रहा है भाई साहब मुझे तो ये अमेंडमेंट ही समझ में नहीं आ रही। अमेंडमेंट पता क्यों समझ में नहीं आ रही? नालायकों, पहले एक बार ना रिवीजन जरूर कर लेना इस अमेंडमेंट को देखने से पहले, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, DTAA और ट्रांसफर प्राइसिंग 2 चैप्टर आपके CS प्रोफेशनल में ऐसे हैं जो बच्चा है तो सही ढंग से पढ़ता नहीं है, या पढ़ता है तो समझ में नहीं आते उसको। अब याद करो सर, 92 सीसी आपको थोड़ा याद करवा दूं, 92 सीसी किसका था? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। याद आ रहा है? 92 सीसी या 92 CD एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। आपको थोड़ा बहुत डायग्राम याद आ रहा है जो हमने क्लास में किया था कि CBDT के साथ एक एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता है कि जो मैं ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूं उसकी वैल्यू मेरी क्या होगी, अगले 5 साल के लिए एंटर कर सकते हो, पिछले 4 साल के लिए। याद करो रोल बैक प्रोविजन, अगर आपको ध्यान आता हो रोल बैक प्रोविजन वो APA के अंदर होते हैं। अब बच्चा कह रहा है सर इसमें क्या चेंज आया है? इसमें ये चेंज आया है कि जो सेक्शन 9 वाले लोग हैं ना, मतलब ये NR जो है, अगर ये चाहता है कि मुझे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर करना है अपनी वैल्यू निकालने के लिए, तो गवर्नमेंट कह कर सकता है। इट मीन जो लोग सेक्शन 9 में कवर हैं उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, उसके ऊपर सेफ हार्बर रूल के बेस पे भी वैल्यू निकल सकती है। अगर वो चाहता है कि मुझे APA एंटर करना है उसके बेस पे वैल्यू निकालनी है, तो गवर्नमेंट कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 92 सीसी में एक क्लोज डाल देते हैं कि अगर तुम्हें APA एंटर करना है तो कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं दिखाता हूं जी, 92 सीसी में देखो क्या लिखा है, इनकम रेफर टू इन क्लोज 1 of subsection 1 of section 9 or specifying the manner in which said income is to be determined as is reasonably attributable to the operation carried out in India by on or behalf that person being a non resident। वही बात लिखी है कि अगर कोई NR इंडिया में ऑपरेशन कैरी कर रहा है उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, अगर वो APA के अंदर एंट्री लेना चाहता है तो वो ले सकता है। सर क्या इंपॉर्टेंट है? अगेन एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट तो ना ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस में से बनेंगे? डिविडेंड की टैक्सेशन। एग्जाम में क्वेश्चन किस में से बनेंगे? गिफ्ट की टैक्सेशन। एग्जाम में क्वेश्चन किस में से बनेंगे? 115 बा और 115 बाब। एग्जाम में क्वेश्चन किस में से बनेगा? 115 BAC। एग्जाम में क्वेश्चन किस में से बनेंगे? जो कैपिटल गेन के कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए उसमें से बनेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस में से बनेंगे? जो 44 AB ऑडिट वाला पॉइंट हमने किया उसमें से बनेंगे, वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे। तो जो ये अमेंडमेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अमेंडमेंट अगर एक बार रीड भी कर लोगे, रीड करके छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं है जो कैलकुलेशन चेंज कर दे। आप चेक करो, सिर्फ हर सेक्शन में पावर दी गई है, उसके रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं हुए, तो जब तक रूल्स ही फ्रेम नहीं होंगे तो वो हमारे किसी काम की भी नहीं है। ठीक है, बट आपको पता होनी चाहिए कि हाँ अब यहाँ पे पावर आ चुकी है कि ये पर्सन जो है अब वो APA एंटर कर सकता है। बट हाँ, एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, उनके एग्जाम में MCQs बन सकता है। MCQs क्या बनेगा कि अगर कोई NR है इंडिया में ऑपरेशन कैरी कर रहा है,
क्या वो एपीए एंटर कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। अब एक लास्ट अमेंडमेंट जो है, वो अमेंडमेंट हमारी आई है एडवांस रूलिंग के चैप्टर में। याद करो सर, आपने ना एक एडवांस रूलिंग का चैप्टर किया होगा, मेनली मेरे ख्याल सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों ने इनकम टैक्स में तो नहीं किया होगा, जीएसटी में जरूर किया होगा। बट ये अमेंडमेंट इनकम टैक्स की है, तो एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे, प्रोफेशनल वाले बच्चे सिर्फ एक बार सुन लेंगे। अमेंडमेंट बिल्कुल माइनर सी है, अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है। मैं प्रोफेशनल वाले बच्चों को क्यों कह रहा हूं वो सुन लेंगे, क्योंकि उनके एग्जाम में एक चैप्टर है गार का, अगर आपको ध्यान आता हो। याद आ रहा है कुछ आपको? जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, अगर आपको ध्यान आता हो जी। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है। याद करो, जब हमने क्लास में एक चैप्टर किया था एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग क्या होता है जी? एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस मतलब पहले, रूलिंग मतलब डिसीजन, अगर आपको ध्यान आ जाओ। इट मीन इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, आपस में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो उनकी इनकम कितनी निकल के आएगी, उनका टैक्स कितना निकल के आएगा, तो गवर्नमेंट कहती है आप इनके पास जाके ना पहले ही कैलकुलेशन करवा सकते हो एडवांस रूलिंग के पास। अब इस एडवांस रूलिंग में ना इन्होंने एक क्लोज ऐड कर दिया। एक क्लोज जो इन्होंने ऐड किया है वो ये वाला क्लोज ऐड किया है, क्लोज नंबर 4। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, दोनों की बात चल रही है जी, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। अगर कोई रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, कब? ये जानने के लिए कि जो वो ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। हेलो, इधर देखो ध्यान से। लो ये बात कहना चाह रही है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ही एडवांस रूलिंग अब ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि जो वो ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, कहीं वो ट्रांजैक्शन इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है। एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा गिर गया, कह रहा भाई ये इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या होता है? ये वर्ड आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपके सिलेबस में एक चैप्टर नहीं है गार का। शायद प्रोफेशनल वाले बच्चे समझ पाएंगे। जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स एप्लीकेबल ही तब होते हैं जब ट्रांजैक्शन आपकी होती है इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, मतलब जिस ट्रांजैक्शन में स्मेल आ रही हो किस चीज की, अवॉइडेंस करने की। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ना बहुत डरते थे। क्या डरते थे? कि जो हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, कहीं वो अगर गार में कवर हो गए तो बिना बात के हम फंस जाएंगे। तो भैया हमें पहले ही बता दो कि हम ये ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, क्या ये गार में कवर होगी नहीं होगी? क्योंकि अगर गार में कवर होगी तो हम नहीं करेंगे, अगर गार में कवर नहीं होगी तो हम कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ लिख दिया, ए डिटर्मिनेशन, ध्यान से पढ़ना, ए डिटर्मिनेशन और डिसीजन बाय द अथॉरिटी वेदर एन अरेंजमेंट, मतलब जो वो अरेंजमेंट करने जा रहे हैं विच इज प्रपोज टू बी अंडरटेकिंग, वो कर चुके हैं, वो नहीं कह रहे, जो करने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन तुम कर चुके हो और वो जानना चाह रहे हो कि गार में कवर होगी या नहीं होगी, उसके लिए एडवांस रूलिंग नहीं है। सर लो ध्यान से पढ़ना, उसने लिखा है परपोज्ड टू बी अंडरटेकन। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, एक रेजिडेंट है एक नॉन रेजिडेंट है, वो ट्रांजैक्शन एंटर कर चुके हैं, वो ट्रांजैक्शन एंटर कर चुके हैं, फिर वो देखना चाह रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन, वो अरेंजमेंट इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं। आंसर इज नो, एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते। लो साफ साफ ये बात कह रहा है परपोज्ड टू बी अंडरटेकन, मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन तुम करने जा रहे हो, उसके बारे में जानना चाह रहे हो कि वो अरेंजमेंट इम्परमिसेबल तो नहीं है, तब जा सकते हो। अगर तुम कर चुके हो तब तुम्हारे लिए गेट बंद हो चुके हैं। तो देखो ये परपोज टू बी अंडरटेकन बाय एनी पर्सन बीइंग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इज एन इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट एज रेफर्ड टू इन चैप्टर 10A। 10A मतलब गार, ठीक है, कहीं वो गार में कवर तो नहीं है। देखो मैंने हिंदी में लिख भी दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आर और एनआर दोनों एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि जो ट्रांजैक्शन वो करने वाले हैं वो इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में कवर तो नहीं है। अगर वो कवर है तो मे बी वो ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, अगर वो कवर नहीं है तो वो कर लेंगे। तो एडवांस रूलिंग में एक पर्सन इन्होंने और ऐड कर दिया कि ये पर्सन भी अब एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। इसकी फीस कितनी होगी? 10,000 फीस होगी। तो प्रोफेशनल वाले बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट मत लेके चलें इसको, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इंपॉर्टेंट लेके चल सकते हैं कि फीस कितनी होगी 10,000, और क्या ये एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं? आंसर इज यस, जा सकते हैं। अब प्रोफेशनल वाले बच्चे कह रहे हैं सर फिर जो ये अमेंडमेंट हैं ये सारी के सारी हमारे एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नहीं है, बट मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि कई नालायक बच्चे ऐसे होते हैं वो मुझे पीडीएफ भेज देंगे कि सर ये अमेंडमेंट तो करवाई नहीं आपने।
अब अगर उन्हें बोल भी दूंगा ना कि अमेंडमेंट इतनी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पता क्या सोचेंगे, अरे विवेक सर को आती नहीं होंगी, उन्होंने तभी नहीं कराई। वो नालायक बच्चे ये नहीं सोचेंगे पढ़ के कि भैया इसमें है क्या। एक बार सोच के बोला सर, अगर आपने अमेंडमेंट पढ़ भी ली, इसमें सोच के बोलना क्या कैलकुलेशन चेंज होगी, नहीं, और ना ही कोई नए रूल्स आए हैं। बस इन्होंने 2 सेक्शन में पावर दे दी। और देखो 4 अमेंडमेंट किए हैं आज की क्लास में हमने, 4 अमेंडमेंट अभी तक किए हैं। पहली की डीटीडब्ल्यूए में, डीटीडब्ल्यूए के अमेंडमेंट का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हम इसलिए करते थे ताकि डबल टैक्स अवॉइड हो। बट उसके नुकसान होने लगे। नुकसान क्या होने लगे कि लोग किसी भी कंट्री में टैक्स पे ही नहीं करने लगे, मतलब डबल नॉन टैक्सेशन होने लगी। डबल टैक्सेशन अवॉइड करने की बजाय डबल नॉन टैक्सेशन होने लगी। गवर्नमेंट ने कहा वो काम नहीं चलेगा। सेक्शन 90 में चेंज आ गया कि हम डबल टैक्स अवॉइड करेंगे बट डबल नॉन टैक्सेशन नहीं करेंगे। और जहां डबल नॉन टैक्सेशन होगी उस केस में डीटीडब्ल्यूए प्रिवेल नहीं करेगा, बात खत्म हो जाती है। ये पहला चेंज आ गया डीटीडब्ल्यूए के अंदर। दूसरा आ गया ट्रांसफर प्राइसिंग। किसमें आ गया? सेफ हार्बर रूल। सेफ हार्बर मतलब जो तुमने वैल्यू बताई है उसी वैल्यू को सही मान लेंगे। अब गवर्नमेंट ने उसमें एक लाइन ऐड कर दी कि हमारे पास पावर है कि जो लोग सेक्शन 9 में कवर हैं, जो इंडिया में ऑपरेशन कैरी कर रहे हैं, उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, उनको भी हम सेफ हार्बर रूल में कवर कर सकते हैं। ये पावर ऐड कर दी, ये आ गया 92 सीबी। फिर अमेंडमेंट आ गई सेम 92 सीसी कि वो लोग अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, गेट उनके लिए ओपन हो चुके हैं। उसमें क्लोज ऐड कर दिया 92 सीसी के अंदर। फिर एडवांस रूलिंग में आ गया जी। एडवांस रूलिंग में कौन कौन जा सकता है, ये सारी बातें अपने पहले क्लास के अंदर पढ़ी हुई हैं। उसमें एक नए पर्सन ऐड कर दिया कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट अगर कोई ट्रांजेक्शन करने की सोच रहे हैं, कर नहीं चुके, करने की सोच रहे हैं, और उनको यह डर है कि वो ट्रांजेक्शन कहीं गार में कवर तो नहीं होगी, मतलब इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में कवर तो नहीं हो जाएगी, उसको जानने के लिए एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं और 10,000 की फीस जमा करवानी पड़ेगी। ये 4 अमेंडमेंट आपकी आई है। ठीक है, तो ये 4 अमेंडमेंट के साथ ये अमेंडमेंट तो हमारी ऑलमोस्ट कवर हो गई। अब आ जाओ जी सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे। एग्जीक्यूटिव वाले अब जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले जा सकते हैं, उनकी सारी अमेंडमेंट कवर हो चुकी है जी। और मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, 11 अमेंडमेंट क्लास पे ही ध्यान देना। 12वीं अमेंडमेंट क्लास ये वाली मैंने डाली तो है, बट एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 11 की 11 अमेंडमेंट क्लास है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनेंगे बड़े बड़े वो उसके अंदर से ही बनेंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, अच्छा अब एक बार देख लो जी, आपके इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट में 2 नोटिफिकेशन कौन सी डाली हैं। नोटिफिकेशन नंबर 1 ये आपका सर्कुलर है, सॉरी सर्कुलर नंबर 16/2020, ये आया था अगस्त 30 2020 में आया था। इस सर्कुलर में क्या लिखा है, बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है जी। सर क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? आप खुद पढ़ के देख लो क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर ये लिखा है, याद करो, आपने बात पहले भी पढ़ी होगी कि जिस बिजनेसमैन की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होती है ना, जिस बिजनेसमैन की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर होगी तो गवर्नमेंट कहती है उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना कंपलसरी है। मतलब अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, ये सेक्शन है 269 एसयू। जिस बिजनेसमैन की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, गवर्नमेंट कह रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना कंपलसरी है। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं तो कुछ चार्जेस कटते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं तो कुछ चार्जेस कटते हैं। अब लोगों ने बोला भैया क्या चक्कर है, भाई हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हैं, चार्जेस कट रहे हैं, बैंक वाले चार्जेस काट लेते हैं। तो फिर यहां पे देखो उन्होंने क्या लिखा, गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी बैंक को कि भैया जो चार्जेस आपने इनके काटे हैं ऑनलाइन पेमेंट पर उसको रिफंड करो, और आज के बाद अगर ये कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उस पर कोई भी चार्जेस आप एप्लीकेबल नहीं करोगे। तो आपको पता होगा सर, आपने अगर मेरी फीस पे की होगी या कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, बैंक वाले कुछ चार्जेस काटते हैं। अब चलो हमारे केस में तो काटेंगे ही काटेंगे क्योंकि हमें ऑनलाइन पेमेंट करना कंपलसरी इतना नहीं है, बट जिन बिजनेसमैन की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उनको तो मैंडेटरी है ऑनलाइन पेमेंट करना, और अगर उनको मैंडेटरी है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर चार्जेस किस बात के। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे चार्जेस रिफंड कराए और आगे आगे क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि आज के बाद जो होंगे ना चार्जेस नहीं कटेंगे। देखो ये क्या लिखा है, However, representation were received that bank are collecting charges on transaction carried out through UPI, क्योंकि आप पेमेंट अगर यूपीआई से करते हो। हेंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी सर्कुलर 16/2020 जो 30 अगस्त को आया, एडवाइस उसने बैंक को एडवाइस किया बैंक टू रिफंड ऑल द चार्जेस,
कलेक्टेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020, मतलब 1 जनवरी 2020 के बाद जितने चार्जेस आपने लिए हैं उनको रिफंड करो। ऑन ट्रांजेक्शन कैरिड आउट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मोड एज प्रिस्क्राइब अंडर 269 SU एंड नॉट इम्पोज एनी सच चार्जेस ऑन एनी फ्यूचर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट थ्रू द प्रिस्क्राइब डिजिटल मोड्स। बात खत्म। मतलब भैया 1 जनवरी 20 के बाद जो बैंक ने चार्जेस काटे अब बैंक रिफंड करेगा और फ्यूचर में अब वो चार्जेस नहीं लेगा। ये अमेंडमेंट आई है, बताओ अब क्या लगता है अमेंडमेंट एग्जाम में आएगी? मुझे तो नहीं लगता सर। हाँ, अगर केस स्टडी बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग किसी काम की नहीं है। एक बेसिक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करती है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में किसी काम की है। क्योंकि सिंपल सी बात उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो बैंक वाले ऑनलाइन पेमेंट पर चार्जेस काटते थे वो चार्जेस अब उन्होंने मना कर दिया। सीबीडीटी ने बोल दिया भाई चार्जेस रिफंड करो जो लिए हैं अभी तक, और आगे फ्यूचर में कोई भी चार्जेस नहीं काटोगे। अमेंडमेंट बनी आई है, ठीक है। तो देखो उन्होंने यहाँ पे लिखा है जी, टैक्सेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी की टैक्सेशन है एलएलपी और एनआर, उसमें अमेंडमेंट आई है। और एक छोटी सी अमेंडमेंट और आई है इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। ये अमेंडमेंट क्या है सुना ध्यान से, अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है अभी। मुझे नहीं पता कितने बच्चों को टीपी का चैप्टर ध्यान आ रहा है, कितने बच्चों को टीपी का चैप्टर ध्यान नहीं आ रहा। याद करो टीपी के चैप्टर में ना सेक्शन नंबर 92C हमने किया था, सेक्शन नंबर 92C, जिसमें था कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, कि जो हम आर्म लेंथ प्राइस निकालते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं, उस एएलपी को निकालने के 6 मेथड होते हैं अगर आपको ध्यान आ रहा हो। कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, उसके बाद कॉस्ट प्लस मेथड और एनी अदर मेथड स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। ये सारे के सारे मेथड होते हैं। और अगर आपको शायद ध्यान आ रहा हो जी, मैंने कहा था अगर एएलपी एक से ज्यादा होती हैं तो जो अर्थमेटिकल मीन होगा ना, उस अर्थमेटिकल मीन को बेस बना के आप कैलकुलेशन कर दोगे, अगर आपको थोड़ी बहुत बात ध्यान आती हो। फिर मैंने ये भी कहा था कि जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, जो आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है और जो आपका आर्म लेंथ प्राइस होता है, उसमें अगर 3% का वेरिएशन है, हाँ याद आ गया ना, याद करो सर, नोट्स निकाल लेना फटाफट से, नोट्स निकाल लेना, उसके अंदर चेक करो ये बात आपने वहां पे लिखी होगी। अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू और आर्म लेंथ प्राइस के बीच में अगर 3% का वेरिएशन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम आर्म लेंथ प्राइस बना के कैलकुलेशन कर देते हैं। याद करो नालायकों, मैंने कहा था 3% का वेरिएशन अलाउड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चा कह रहा हाँ उसमें कोई चेंज आया, उसमें चेंज नहीं आया, बट वो परसेंटेज अब 1% कर दी है। वो परसेंटेज अब 1% कर दी है, हर केस में नहीं, अगर होलसेल ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो। अगर होलसेल ट्रेडिंग वाला केस है तो वेरिएशन 1% देखेंगे, बाकी सब केस में 3% देखेंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन होलसेल ट्रेडिंग की बात करेगा तो 1% की बात होगी, अगर नॉर्मल बात करेगा, पहले भी 3% थी आज भी 3% है। अब उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट बस ये पड़ा था, इंपैक्ट बस ये पड़ेगा कि जहां 3% चेक करते थे वहां अब 1% चेक होगी, हर केस में नहीं, होलसेल ट्रेडिंग वाले केस में। देखो जी क्या लिखा है, दी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 83 अक्टूबर 1920 में आई थी, नोटिफाइड दैट वेयर द वेरिएशन बिटवीन आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन अंडर सेक्शन 92C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट and the price at which international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken, वही आ गया ना, actual transaction value और ALP does not exceed 1% of the latter in respect of wholesale trade and the 3% later in all the other case, the price at which international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm length price for assessment year 2021। ठीक है, वैसे अमेंडमेंट ये फाइनेंस एक्ट 2020 की नहीं है, ये अमेंडमेंट ऑलरेडी पहले आ चुकी थी। ठीक है, बट अब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि भैया 3% है, 3% वेरिएशन है, जो हमने ऑलरेडी क्लास में पहले भी कर चुके थे। बट अगर होलसेल ट्रेडिंग की बात करोगे तो उसके इसमें 1% देखना है। तो बस एक बार वहां पे जो नोट्स होंगे ना, उसमें सिर्फ 3% के ऊपर एक स्टार बना के लिख लेना 1%, और क्या लिखोगे, इन केस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग। अगर होलसेल ट्रेडिंग की बात करूंगा तो 1% होगी, बाकी सब केस में कितनी होगी, 3%। ये आपके अमेंडमेंट आई है जी, ठीक है जी। अब जो आपके सप्लीमेंट में देख लो जी, सप्लीमेंट में जो अमेंडमेंट दी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और सप्लीमेंट भी हमारा हो चुका है, 2 पेज का सप्लीमेंट है बस, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली सीएस प्रोफेशनल की जो अमेंडमेंट थी हमारी बैलेंस हो चुकी है। किसी और सेक्शन में अमेंडमेंट नहीं है, नहीं सर, जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट थी ना, जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट थी, वो सारी हम कर चुके हैं।
इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने साथ साथ कराए हैं, बट काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड अब हम करने हैं अप्रैल के अंदर। तो आपने बस एक काम करना है, सारी अमेंडमेंट क्लास को दोबारा से एक बार अगर टाइम मिले तो देख लेना, नहीं तो नोट्स की रीडिंग कर लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, इनकम टैक्स को मजाक मत समझना। प्रोफेशनल वाले बच्चे इनकम टैक्स को लाइटली लेके जाते हैं, क्यों 30 नंबर का तो है, मेहनत करेंगे जीएसटी के ऊपर, ये काम मत करना। क्योंकि इस बार का एग्जाम मुझे ऐसा लग रहा है अमेंडमेंट बेस होगा, आसान होगा, आराम सोल्व होगा। और अगर अमेंडमेंट भी सही ढंग से कर लोगे ना, अमेंडमेंट भी सही ढंग से कर लोगे तो भी इनकम टैक्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे मैं करा दूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर की रिवीजन वो भी करा दूंगा, और बाकी जीएसटी की रिवीजन पहले ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डली हुई है, आपने वही देखनी है 18 घंटे वाली। और प्लस जो स्टूडेंट दरबार में एडिशनल चैप्टर कराए थे वो, और इवन जो एग्जामिशन वाला चैप्टर है वो भी मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलो जी फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास। जो हमारी जीएसटी की अब जर्नी स्टार्ट होगी, जीएसटी की जर्नी हमारी स्टार्ट होगी 26 तारीख से। ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 6 दिन में 4 या 5 अमेंडमेंट क्लास होंगी जिसमें हम जीएसटी पूरा पैकअप कर देंगे। फिर अप्रैल से अपनी हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी। ठीक है, अब अमेंडमेंट की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट हमारी हो चुकी हैं, अब बची हैं जीएसटी की, उसको हम स्टार्ट कर देंगे 26 से। ठीक है, बाय बाय जी, लव यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी।